नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। इन दिनों गली चौराहों में चुनावी चकल्लस का दौर जारी है। विशेषकर चाय पान के टपरे इसके केंद्र बने हुए, जिसे देखो वह चुनाव विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण में जुटा हुआ है। हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट पर परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस लगातार जारी है। नोकझोंक देखने को और सुनने को मिल रही है, लेकिन इसी सियासी नोकझोंक के बीच हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं। हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी भिंड लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश का भिंड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में यहां बहुत दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। इस सीट का चुनावी इतिहास भी रोचक है। यहां पर पिछले 9 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का ही कब्जा है। भिंड लोकसभा सीट से विजय राजे सिंधिया, उनकी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया भी चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि विजय राजे सिंधिया ने यहां चुनाव जीता था, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव हार भी चुकी हैं। भिंड लोकसभा सीट पर 1952 से लेकर अभी तक कुल 17 चुनाव हुए हैं। इनमें से महज 3 चुनाव ही कांग्रेस जीत पाई है, जबकि 13 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। वहीं 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1977 में जनता पार्टी रघुवीर सिंह मछंद जीत कर आए थे। यहाँ कांग्रेस 35 सालों से जीत का इंतजार कर रही है। आखिरी दफा 1984 में यहाँ से कांग्रेस के कृष्णपाल सिंह चुनाव से जीतकर संसद में पहुंचे थे। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 3 सीटें दतिया जिले की हैं, जबकि 5 सीटें भिंड जिले की हैं। विधानसभा में यहां से कांग्रेस और बीजेपी का 50-50 वाला हिसाब रहा है, यानी 4 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है और बीजेपी ने इस बार भी संध्या राय को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया से होगा। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राम शेख बघेल, कांग्रेस नेता हैं, विक्रांत कुशवाहा बीजेपी नेता हैं, अमरकांत चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सिंह हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भिंड वैसे तो हमेशा एक तरफा जैसा मुकाबला रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 4-4 सीटों पर कब्जा, 4 पर बीजेपी का, 4 पर कांग्रेस का है। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कुछ अलग होगा, या जो परिपाटी चली आ रही 35 साल से वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको? अखिलेश जी, हम बताना चाहेंगे, अगर भिंड लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भिंड लोकसभा क्षेत्र 2019 से संध्या राय सांसद हैं। तो ज्यादातर लोगों का यहाँ विरोध है कि यहाँ पर वो सांसद संध्या राय लगातार 5 वर्ष से यहाँ पर कई क्षेत्र में गई नहीं है, तो इससे उनका लगातार विरोध भी उनको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों का ज्यादातर मुद्दा है कि यहाँ लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादातर पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए रोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं बनाई गई। चाहे अगर हम बात करें केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ी योजना नहीं यहाँ पर लाई गई, क्योंकि इनकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी। तो ऐसे में या शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें या यहाँ पर ज्यादातर बड़े हाईवों की बात करें, लगातार हाईवों के भी मुद्दे यहाँ उठते हुए रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई उन्होंने मुद्दे नहीं किए और क्षेत्र में भी वो नहीं गई है। तो ऐसे में संध्या राय का लगातार विरोध भी हो रहा है और उनमें कोई रोजगार के या शिक्षा पे कोई जोर नहीं दिया है। जी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, ये तो कुछ कारगर हो रही होंगी ना वहाँ पे, क्या इनमें भी कुछ कमी रह गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, क्योंकि शहर अंचल में जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे उनके लिए कॉलोनी भी बना दी गई है। लेकिन अगर ज्यादातर संख्या में अगर ग्रामीण अंचलों में बात करें, गरीब ग्रामीण अंचलों में जो है उनके लिए इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया। आयुष्मान योजना की अगर बात करें, आयुष्मान कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड से भी लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन अभी लोग क्या जागरूक नहीं है, इस वजह से आयुष्मान कार्ड का लोग ज्यादा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें भी योजना का जो लाभ है वो धीरे धीरे गति से। चलिए विक्रांत जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विक्रांत जी, रोजगार पलायन एक बड़ी समस्या है भिंड क्षेत्र में, और आपकी जो सांसद हैं जिनको वर्तमान में भी आपने टिकट दिया है, निष्क्रिय हैं।
इसकी नाराजगी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वैसे भी 50-50 का मुकाबला है, 4 विधानसभा आपके पास हैं, 4 उनके पास हैं। देखिए, मेरा मानना है ये लोकसभा का चुनाव है और हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इतना स्पष्ट रूप से जनता के बीच में है। कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास ना तो कोई चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से लगी हुई है और कार्यकर्ता लगा हुआ है और जनता मन बना चुकी है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। मेरा तो मानना यही है, ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि पलायन हो रहा है, कहीं पलायन नहीं हो रहा। यहाँ पे रोजगार भी काफी मिल रहे हैं युवाओं को। अभी युवाओं की कितनी बड़ी स्कीम अपने उन्होंने चलाई थी, अपने शिवराज जी ने सीखो कमाओ योजना। हाँ, सीखो और कमाओ योजना। तो इसका बहुत ज्यादा युवाओं को लाभ मिला है। मुझे नहीं लगता कि ये छोटे मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी बना रही है इससे इनको कुछ लाभ होगा कि जनता में के बीच में संध्या राय नहीं है और ऐसा कुछ मुझे तो लगता है। तो आपके प्रत्याशी के खिलाफ कोई नाराजगी है क्या? वो निष्क्रिय रही है क्या पिछले 5 साल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि मैं ये जरूर कहूंगा कि 2 साल उनके कोरोना में खराब हुए, लेकिन जनता के बीच में वो उन्होंने काम कराए, कई ब्रिज कराए, रेलवे स्टेशन उद्धार के लिए हो गया है, बहुत काम कराए। ऐसा नहीं है। अपना ये ग्वालियर हाईवे, तो क्या लगता है आपको फूल सिंह बरैया टक्कर देंगे इस बार, क्योंकि वो अपनी समाज में भी एक वो रखते हैं? नहीं, वो कहीं से कहीं तक टक्कर नहीं देंगे। जो अनर्गल बातें करते हैं, उल्टा महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें करते हैं, उनको स्वीकार करेगी। आप कोई किसी भी महिला के प्रति आप खुल के आप बोलोगे, ऐसे गंदी भाषा का उपयोग करोगे, उनको कौन स्वीकार करे? मैं तो इसको नकारता हूँ कि संध्या राय जी जनता के बीच में नहीं रही है, बल्कि संध्या राय जी जनता के बीच में हमेशा सहज सरल स्वभाव से उपस्थित रही। ठीक है, रामशेष बघेल जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे जवाब ले लेते हैं। बघेल साहब, आपने ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा है जो महिलाओं का अपमान करता है, एक वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, इसलिए आप भले ही विधानसभा में 50-50 हो, लेकिन यहाँ मैदान संध्या राय मार जाएंगी बाजी। जी दीजिए जवाब। आरोप लगा रहे हैं कि आप महिलाओं के अपमान करने वाले व्यक्ति को आपने उम्मीदवार बनाया है। जी, आदरणीय संवाददाता महोदय जी के माध्यम से मैं न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय फूल सिंह बरैया साहब के ऊपर ये आरोप आप बता रहे हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके ऊपर आज दिन तक के जीवन काल में कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई आरोप आज दिन तक सिद्ध कर ही नहीं पाया। उन्होंने तो माँ बहन बेटियों का हमेशा से सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है, वो गरीबों की आवाज के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। ऐसे प्रत्याशी आज जन जन के लाडले नेता, पब्लिक डोमेन में है उनके विवादित बोल, वीडियो वायरल हुए थे खूब, आप भी जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि कभी सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा कोई वीडियो आज दिन तक कोई साबित कर दे तो उसको मैं चुनौती दे सकता हूं। आज भी कोर्ट ने ये साबित किया, जो भी वीडियो तोड़ मरोड़ के बनाए गए हैं वो टोटल मिला के वो फर्जी वीडियो है। माननीय फूल सिंह बरैया जी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमेशा गरीबों के लिए लड़े हैं, हमेशा असहाय के लिए लड़े हैं, हमेशा उन्होंने हक की बात के लिए लड़े हैं। वो गरीबों के न्याय के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे मसीहा, ऐसे कोई एक नेता हैं जिनके ऊपर आज दिन तक के 40 साल के राजनीतिक कैरियर में कोई एक आरोप कोई सिद्ध कर दे तो उसके सामने मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बघेल साहब, तो क्या वो 35 साल का जो सूखा है उसको खत्म कर पाएंगे जो भागीरथ प्रसाद नहीं कर पाए आपके? अब की बार भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है, मान्यवर फूल सिंह बरैया साहब अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, गरीबों की आवाज बनके उन्होंने लगातार अपनी जवानी से लेके पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए ही अपना पूरी जवानी खपा दी है। ठीक है, और चलिए, तो फूल सिंह बरैया सर्वाधिक मजबूत नेता हैं कांग्रेस के हिसाब से। अमरजीत जी, अमरकांत जी, माफ कीजिएगा, चौहान साहब, ये बताइए, क्या फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारने से इस बार आपको लगता है कि मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, या उनके जिस तरह के विवादित बोल हैं
वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। नहीं, पहले भी यहाँ कांग्रेस- खेला हो चुका है, आपको भी पता है। नहीं, कांग्रेस ने इस बार जो प्रत्याशी उतारा है मैदान में, वो निश्चित ही बीजेपी को परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि फूल सिंह बरैया का एक वोट बैंक है। फूल सिंह बरैया के पास जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कोई छू नहीं सकता। और रही बात यहाँ के जो बीजेपी से छत्तीस समाज नाराज चल रहा है, क्योंकि छत्तीस समाज को टिकट नहीं मिलने से बहुत जगह छत्तीस समाज इस समय बीजेपी से नाराज चल रहा है। तो उसका अगर फायदा हो गया तो यहाँ निश्चित ही फूल सिंह बरैया की जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है जो इसको एक तरह से वो कर सके लीड। और बीजेपी के पास सभी लीडर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आदरणीय सिंधिया जी हो, जितने भी लोग हैं वो बराबर दौरे कर रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में कोई ऐसे नेता नहीं है जो दौरे करे। चाहे कमलनाथ जी तो एक तरह से निष्क्रिय हो गए, उसके बाद अपन बात करें जीतू पटवारी जी, वो भी कभी भिंड में नहीं आए। जितने भी कांग्रेस के बड़ी लीडर्स थे ना, वो भिंड में नहीं आ रहे, क्योंकि भिंड में इस समय अहमद कटारे और फूल सिंह बरैया, इन दो लोगों को ही लोग देख रहे हैं। उसके अलावा इनका कोई प्रचार अगर ढंग से करते तो फूल सिंह बरैया निश्चित ही जीत सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि फूल सिंह बरैया ने टक्कर दी है और कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी उतारा। ठीक है, तो मनोज जी, फूल सिंह बरैया अच्छे उम्मीदवार हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, उनका अपना एक वोट बैंक भी है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप नहीं है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और सिंधिया का प्रभाव का क्षेत्र भी रहा है, विजय राजे वहाँ से लड़ी हैं, वसुंधरा राजे वहाँ से लड़ी हैं, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात ये ब्रजेश जी कि जिस प्रकार से जो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है और भिंड की बात करें हम कि राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमाएं लगती हैं, तो खासा एक जातिगत प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने है, अभी हमने देखा हाल ही में जब राहुल गांधी की यात्रा इस इलाके से निकली थी, कांग्रेस को 2018 में अच्छी खासी सफलता इस इलाके में मिली थी। भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव को भी देखें तो ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। लेकिन जो लीडरशिप की बात हो रही है वो सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि हम पहले अब देखें तो ये बात चल रही थी कि लोकसभा के चुनाव में किसी दिग्गज नेता को उतार दिया जाएगा। पिछली बार हमने देखा था देवाशीष जरारिया, जो युवा नेता थे, जेएनयू पास आउट थे, उनको उतारा गया था। लेकिन जो जेएनयू में पढ़ते हुए उनके जो विवादित बोल थे वो उन पर भारी पड़ गए थे। तो इनके विवादित बोल भी तो हैं, वो भी बिल्कुल, जो अभी कह रहे थे कांग्रेस नेता, तो उन्होंने अभी जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहाँ से निकली थी तो फूल सिंह बरैया ने कहा था कि संविधान बचाने के लिए मोदी का खून भी बहाना पड़े और चंबल को भी लाल करना पड़े तो करना पड़ेगी। गृह मंत्री के खिलाफ उन्होंने विवादित बयान दिए थे। विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर इतने से कम सीटें आई, अगर बीजेपी की इससे ज़्यादा सीटें आई तो मैं राजभवन के सामने अपने जाकर मुंह काला कर लूँगा। हालांकि लोग इंतजार करते रहते थे नतीजे के बाद भी, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और एक उपक्रम उन्होंने किया था कि मुंह काला करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र को जीतना और एक संसदीय क्षेत्र को नापना दो अलग चीज़ें हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है उसका पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में बड़े नेता नहीं बचे हैं। जयवर्धन सिंह इस प्रयास कर रहे थे इसको भरने का, तो हम देखा वो गुना में थोड़े सक्रिय हुए, लेकिन अब वो पिता के चुनाव प्रचार में उलझे हुए हैं। हमने देखा कि और जो दूसरे नेता हैं वो आप देखिए ग्वालियर में उनके उम्मीदवार नहीं था। आप देखिए नीतू सिकरवार को मुरैना में उतारा, एक ही परिवार से शोभा सिकरवार को उन्होंने महापौर बनाया ग्वालियर में, पति उनके सतीश सिकरवार विधायक हैं। तो यही स्थिति भिंड में भी है, क्योंकि अगर एक दो विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जैसे अटेर की बात करें हम, तो जहाँ पे बारी बारी से दोनों दलों को सफलता मिलती रही है, कभी हेमंत कटारे जीत जाते हैं, कभी उनके पिता जीत जाते थे। इसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी को जीत मिल जाती थी। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व, डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने कहा था ये आखिरी चुनाव है, अगर मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से अगर वो सक्रिय हो जाते हैं, जो कि हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि जो राजपूतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं गुजरात के नेता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जो छत्री समाज को लेकर जो टिप्पणी की है उसका पूरे देश के छत्री विरोध कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्टर गोविंद सिंह या तमाम सारे जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, जैसे दिग्विजय सिंह हैं, उनका उस क्षेत्र में प्रभाव है, लेकिन वो अपने क्षेत्र से निकल नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन हमने देखा केवल राहुल गांधी की बात करें, वो मध्य प्रदेश में आए, और डॉक्टर जितेंद्र भंवर सिंह जो प्रभारी हैं, और बड़े नेता अभी तक उस इलाके में नहीं पहुँचे। तो बीजेपी के मायने से तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, चूँकि उनका गठबंधन हैगा समाजवादी पार्टी से, तो उनके नेताओं को बुला सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को बागडोर सौंपी जा सकती है। अभी तो एक ही सीट पर उनका सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो बाकी सीटों पर बिल्कुल। कैसे और दूसरा जो एक सबसे बड़ा संकट है भिंड की इटावा रेल लाइन, बड़े सालों बाद शुरू हुई। भिंड इटावा का जो पुल है, इकलौता पुल,
वो हम कब देखते हैं, कभी भी वो कभी जर्जर हो जाता है, कभी उसको मरम्मत के लिए कई कई महीने बंद करना पड़ता है, तो लोगों को 50-50 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर कांग्रेस तरीके से उठाए तो मुझे लगता है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो बघेल साहब, आपके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन आपका प्रत्याशी अकेले किला लड़ा रहा है, टॉप लीडरशिप गायब है और जिनसे उम्मीद थी वो अपने अपने क्षेत्रों में घिरे हुए हैं। ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी युवाओं से लेके सबका सम्मान रखती है और माननीय जीतू पटवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बन के आए तो उनका कहीं पहला दौरा हुआ है तो वो चंबल में हुआ है। सबसे पहले वो ग्वालियर चंबल में आए और माननीय राहुल गांधी जी का भी यहाँ से अभी ग्वालियर चंबल से निकलना हुआ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरी तरह पूरी लीडरशिप ने कमर कस ली है, पूरी तरह कार्यकर्ता मैदान में तैयार है और अब की बार भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से लाखों मतों से कांग्रेस पार्टी विजयी होकर निकलेगी और भिंड में ही नहीं, ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। और कांग्रेस ने एक ऐसा प्रत्याशी चुना है भिंड दतिया के लिए जो अपने आप में ही उनकी इतनी बड़ी उनकी पहचान है और इतनी बड़ी लोकप्रियता है। उन्होंने लगातार पिछड़े वर्ग, गरीब, शोषित, वंचित सभी वर्गों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो पूरा समूचा समाज उनके साथ तैयार खड़ा हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी आपने मजबूत दे दिया, उसके भरोसे हैं आप बघेल साहब। सिर्फ प्रत्याशी आपने मजबूत दे दिया, उसके भरोसे हैं कि उनका अपना एक वोट बैंक है। कांग्रेस की बाकी लीडरशिप सपोर्ट नहीं कर रही। दिग्विजय सिंह चाहते तो वहां जाते, दौरे करते, लेकिन वो अपने घर में घिरे हुए हैं। कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में अपने बेटे को बचाने के लिए घिरे हुए हैं। ऐसे में अकेला छोड़ दिया आपने। और गोविंद सिंह भी उतने सक्रिय नहीं है। माननीय कमलनाथ जी का भी दौरा हुआ था, माननीय राजा साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी लीडरशिप पूरी तरह से लगी हुई है और माननीय बरैया साहब भी अपने आप में कोई छोटे नेता नहीं है। उनका पूरा प्रदेश से लेके पूरे देश भर में उनका नेटवर्क है और उनकी अपनी क्षेत्र की जनता से तो एक परिवार की तरह उनका लगाव रहा है। और वो बरैया साहब ही नहीं चुनाव लड़ रहे, एक एक कार्यकर्ता माननीय फूल सिंह बरैया बन के चुनाव लड़ रहा है। तो विक्रांत जी, इस बार टक्कर जोरदार होने वाली है क्योंकि ऐसा उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस ने जिसका अपना भी वोट बैंक है। देखिए, मेरा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है। समीकरण बैठाकर है जहाँ तरफ भाजपा के लिए विकसित भारत और ये कांग्रेस कहती है विकट भारत। जब हम गरीब कल्याण योजना इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, आंतरिक मामले में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो देश में इस जगह पर लिखा रहता था और अनाउंसमेंट हुआ करता था, किसी भी लावारिस वस्तु पर हुए इसमें बॉम्ब हो सकता है। आज आपको देखने को मिलता है क्या? गरीब कल्याण योजना आ रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, जल जल योजना, आयुष्मान गरीबों का इलाज हो रहा है, आवास योजना में 800 से अधिक आवास भिंड जिले में बन चुके हैं। तो बघेल साहब, भिंड जिले में कानून का राज होगा स्थापित। पहले की परिस्थितियां क्या थी, किस तरह से डकैतों का राज था वहां पर, और जो गरीब कल्याण की योजना है वो आपके प्रत्याशी पर भारी पड़ेंगी? जी, मैं वो स्पष्ट कर देता हूँ। गरीब कल्याण की आप जो योजना ये बता रहे हैं, इनके जो एक एक करके मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, इनका एक एक करके जुमले आप सुन लीजिए। इन्होंने वादा किया था देश के युवाओं को कि हम 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को दे पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप तो खुद ही 30 लाख नौकरी का दावा कर रहे हो ना। मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा। क्या किसी के खाते में आए? इन्होंने किसानों के साथ वादा किया था, मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं जैसे ही पहली बार कुर्सी पे बैठूंगा पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा। क्या किसानों का कर्जा माफ किया इन्होंने? ये तो वादा ही नहीं था, शायद आप कहीं गलत दिशा में चले गए। ये शायद कमलनाथ का वादा है। कमलनाथ जी का वादा था ये मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र में या बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। लेकिन बेरोजगारी की बात है तो आप तो खुद 30 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। का चुनाव होने जा रहा है, ये तो मोदी जी का वादा था ना। मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी ने कर्ज माफी का कहां से वादा किया था? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो मोदी जी ने किसानों से पहले वादा किया था, आप वो वीडियो सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा
पहली बार पहली कलम से मैं किसानों का कर्ज माफी का काम करूंगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा कोई वादा नहीं था महाराज, आपने गलत। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। वो आप ही का वादा था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे किसानों को। वो आपका वादा था, कमलनाथ का वादा था। राहुल गांधी कह रहे थे 10 दिन में माफ कर देंगे, आप उल्टी दिशा में चले गए। देश में आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा को खड़ा करने का मोदी जी का वादा तो ये भी तो वादा किया था माननीय मोदी जी ने कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? उन्होंने अग्निवीर बना के 4 साल की नौकरी देके युवाओं की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। आज माननीय राहुल गांधी जी ने आज अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आते ही बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। माननीय मोदी जी ने वादा किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। क्या महंगाई कम हुई? उनके वादों से ज्यादा उनके नारों पे विचार करिएगा। मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, क्या मोदी जी क्या तो चौहान साहब क्या स्थानीय स्तर पर ये मुद्दे प्रभावी नजर आ रहे हैं? बेरोजगारी का हुआ, महंगाई का हुआ, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई, क्या लगता है इनका कुछ असर है और कांग्रेस इन मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा पा रही है? बिल्कुल उठा पा रही है, आ रहा हूं बघेल जी, पूरी तरह उठा पा रही है। वो चौहान साहब से मेरा सवाल है, आज युवाओं को पूरी तरह युवाओं को देखिए कांग्रेस की लीडरशिप, हेलो जी चौहान साहब, कांग्रेस की लीडरशिप इन लोग छोटे छोटे मुद्दे हैं। जैसे भिंड का सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि चंबल का पुल आज करीब 1 साल होने को है, चंबल का पुल बंद है, जिससे कि लोगों को आवागमन आने जाने में जो दिक्कत हो रही है, कम से कम 50 किलोमीटर का चक्कर लगा गया। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाती। यहाँ बेरोजगारी है, कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाती। यहाँ अवैध रूप से जो प्रबंधन होता है उसका मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस एकदम मुद्दा उठाने जाती। कांग्रेस की जो राजनीति है वो एकदम हथिये में चली गई है। अब कांग्रेस में जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह का कांग्रेस कोई उपयोग नहीं कर पा रही, क्योंकि भिंड दतिया विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 3.5 लाख क्षत्रिय और 3 लाख क्षत्रिय 3.5 लाख ब्राह्मण वोट है, जो कि एक निर्णायक वोट होते हैं। अगर गोविंद सिंह जी है, अहमद कटारे, ये 3-4 लीडरशिप अगर मिल जाएगी, अगर ये प्रभाव डालते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस अपने आपसी जो कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि गोविंद सिंह की अहमद कटारे से नहीं पड़ती, अहमद जी उनसे नहीं पड़ती, तो जो इनके मुद्दे हैं छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाती नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। अब जो बात करते हैं कि आवास की, आवास कितने लोगों पे कागज में तो आवास दिख रहे हैं, लेकिन कितने लोगों वास्तव में जो इनको आवास की जरूरत है उन्हें आवास मिले? जिन लोगों को आवास की जरूरत है उनको आवास मिलते, जिनकी जुगाड़ें होती है, जिनको नेता चाहते हैं उनको तो मिल जाते। तो कांग्रेस अगर छोटे छोटे मुद्दों को उठाएगी तो जनता में सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कांग्रेस छोटे छोटे मुद्दों को नहीं। तो मनोज जी, मुद्दे तो हैं कांग्रेस के पास, लेकिन लीडरशिप नहीं है जो इन मुद्दों को धार दे सके और जनता के मन को बदल सके। देखिए युवाओं की बात है ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है जो भिंड ये इलाका है, भिंड मुरैना ये चंबल का इलाका है, जहाँ सेना और पुलिस में सर्वाधिक लोग जाते हैं। जिस अग्निवीर का ढोल राहुल गांधी पूरे देश में पीट रहे हैं कांग्रेस की, ये गलत योजना है, लेकिन भिंड में इसको जोर शोर से नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि सेना में भी वो जाते हैं, पुलिस में भी। दूसरी बात है 1 रैंक 1 पेंशन की बात है। प्रधानमंत्री आप देखिए उत्तराखंड से लेके जिन जिन सीमावर्ती इलाकों में जा रहे हैं, इस मुद्दे को वो जोर जोर से उठा रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार आई तो हमने 1 रैंक 1 पेंशन दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो अभी चौहान साहब भी कह रहे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी तो राष्ट्रवाद की बात कर रही है, वो राम मंदिर पे चुनाव को ले जाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस भी अगर उसी दिशा में जाएगी तो फिर पब्लिक के सामने ये कोई भ्रम नहीं रहेगा कि उसको चुनना किसको। साफ है कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन उठाने वाले नेता नहीं है, शायद वो जनता के बीच में नहीं ले जा पा रहे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, भिंड क्षेत्र में भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन वैसी लीडरशिप नहीं है। स्थानीय जो लीडरशिप है वो गुटबाजी में उलझी हुई है, चाहे हेमंत कटारे हों चाहे गोविंद सिंह हों, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। और गुटबाजी का आलम यह है कि नेता कुछ घर पर बैठे हैं और जो सक्रिय हैं उनकी वजह से एक खेमा शांत बैठा है, और जो बड़ी लीडरशिप है वो अपने अपने क्षेत्रों में उलझी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो। ऐसे में क्या फूल सिंह बरैया
किला लड़ा रहे हैं, तो क्या वो किले को ढहा पाएंगे? 35 साल का सूखा खत्म कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम का। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।